नासिर अमतल का पीछा करते करते कब्रिस्तान में आ चुका था और कब्रिस्तान में जब उसकी नजर चुकी तो अमतल अचानक से गायब हो गई। नासिर थका हारा बहुत ढूंढते ढूंढते फिर वापस घर की ओर जाने लगा। तभी वो घर की ओर जा रहा था, तभी उसे एक बबूल के पेड़ के किनारे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी, जिसकी पुश्त यानी पीठ नासिर की जानिबी थी। उसने सोचा कि कहीं यही अमतल तो नहीं। यही देखने के लिए वो आगे बढ़ा और जैसे ही वो आगे बढ़ता गया उसका जो शक था वो यकीन में बदलता गया और वो लड़की अमतल ही निकली। उसके बाद नासिर एक कब्र के मकबरे के पत्थर के पीछे छुपकर अमतल को देखने लगा। उसने कई आवाजें भी दी लेकिन अमतल ने कोई उस पर रिएक्ट नहीं किया और कोई भी जवाब तक नहीं दिया। उसने कई आवाजें दी और बताया कि मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन अमतल ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उसके अब हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले अमतल का सामना करता, इसलिए उसने सोचा कि किसी को मैं ढूंढ कर लाता हूँ गेट से मदद के लिए, ताकि वो मेरी बहन को घर ले आने में मेरी मदद करे। लेकिन वो दिल में ये भी सोच रहा था कि अगर एक आसिफ ज़दा लड़की को ले जाने में कोई मदद करता तो वो अब तक इस तरह से बेचारों मददगार ना घूमता। बहरहाल उसके पांव कपकपा रहे थे और वो गेट की जानिब बढ़ा जा रहा था किसी से मदद मांगने के लिए, क्योंकि अकेले अमतल का सामना करना अपनी मौत को दावत देना था। इसलिए वो वापस पलट गया। लेकिन वो दिल में ये सोच भी रहा था कि वो किससे कहेगा और क्या कहेगा और किससे मदद मांगेगा। कौन होगा जो उसकी मदद के लिए एक आसिफ ज़दा मरीज के गले पड़ेगा। नासिर को कोई भी ऐसा चेहरा दिखाई न दिया कि जिस पर एतमाद किया जा सकता था, यानी कि जिसे बोला जा सकता था कि आप मेरी बहन को घर ले जाने में मेरी मदद करें। उस पर आसिफ सवार है। वो बाहर कब्रिस्तान के गेट पर आ गया। फूलों वाली दुकान पर एक मटका और पानी का मग्गा रखा हुआ था। उसने सबसे पहले जाते से ही पानी पिया तो नासिर की हालत कुछ बेहतर हुई। अब वो बाहर फुटपाथ पर खड़ा परेशानी के आलम में नासिर किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा था कि वो किससे मदद मांगे और अब वो क्या करे। सुबह से दोपहर गुजर गई। उधर साहिल उन लोगों की तलाश में दोपहर से मारा मारा फिर रहा था। अस्पताल, कई दवाखाने और कई डॉक्टरों के क्लिनिक, कई आमिलों के ठिकाने पर भी गया, क्योंकि उसे भी पता था कि घर वालों को मालूम पड़ चुका है कि उस पर आसिफ सवार है। तो वो कई आमिलों, कई बाबाओं के मकामात पर भी छानबीन कर चुका था कि कहीं तो उसे अमतल का पता मिले। उसे जंजीरों से बांधा गया, मगर वो जंजीरें तोड़कर आमिल बाबा के मुंह पर 6-7 लगातार थप्पड़ मारकर यहाँ से चली गई। ये सब सुनकर साहिल और ज्यादा परेशान हो गया। साहिल को ये बात उन आमिल बाबा के दरबारियों ने बताई थी जो उस दरबार में मौजूद थे और साहिल अब वहां पर पहुंच चुका था। साहिल को जैसे ही ये खबर मिली तो वो उसी सिमत रवां हो गया जिस सिमत अमतल और उसके घरवाले रवां हुए थे। तभी साहिल को थोड़ा सा आगे जाके ही अमतल की माँ और उसकी भाभी फुटपाथ पर परेशान हाल में बैठे हुए मिल गई। वो उनको दोनों को लेकर अब घर पहुंचा और उन्हें घर छोड़कर वो नासिर और अमतल की तलाश में कब्रिस्तान की ओर निकल गया। तो नासिर उसे कब्रिस्तान के गेट पर ही मिल गया। नासिर साहिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने सारी बात साहिल के दरपेश रखकर उससे पूछा कि साहिल अब हम क्या करें। अमतल तो अंदर कब्रिस्तान के एक वीरान हिस्से में मौजूद है और एक पेड़ के नीचे सुनसान इलाके में बैठी हुई है। तभी साहिल बोला, देखो नासिर भाई, ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि अमतल पर किसी आसिफ का साया हो चुका है जिसे कोई भी आमिल हाथ नहीं धर पा रहा और कोई भी आमिल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। बस्ती अमृतपुर में एक बहुत ही बड़े आमिल और बहुत ही बड़े बुजुर्ग रहते हैं जिनके लिए नाम से ही काम हो जाया करते हैं और वो अल्लाह के बड़े ही कामिल वली हैं। अगर हम किसी तरह भी अमतल को लेकर वहां पर पहुंच जाएं तो मुझे यकीन है कि वो हर किस्म के आसिफ को अमतल से दूर कर देंगे, क्योंकि उनके वहां ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व हो चुके हैं। कई लोगों को उन्होंने शिफा दी है। साहिल ने जब अपनी ये राय पेश की तो नासिर कहने लगा, हाँ साहिल, मैंने भी उनका नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा है, उन सैयद साहब का, और उनके वहाँ का सफ़र भी हमारे लिए ज़्यादा दूर का नहीं है। यही कोई 15-20 मील की मुसाफत होगी और हम वहाँ पर दरबार में पहुँच जाएंगे। लेकिन साहिल, सवाल तो यह है कि हम अमतल को वहाँ पर लेकर पहुँचेंगे कैसे। नासिर ने साहिल की बात का जवाब देकर परेशानी भरा सवाल साहिल के सामने रख दिया था। साहिल कहने लगा, जाहिर है हमें टैक्सी तो लेना ही पड़ेगी। तो नासिर कहने लगा, भाई वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन टैक्सी कब्रिस्तान के अंदर तो जाएगी नहीं। तो साहिल कहने लगा, हाँ ये तो है, और उसने भी मायूसी जाहिर की। दोनों उलझे हुए थे। तभी साहिल नासिर से कहा, हाँ एक तरकीब मुझे जरूर आई है, तुम यही ठहरो नासिर, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। और उसके बाद साहिल अपनी बाइक लिए टैक्सी स्टैंड पर चल दिया। ऐसे में एक काले रंग की बड़ी कीमती गाड़ी वहां पर आकर रुक गई, जिसमें से एक बुजुर्ग बरामद हुए और पिछली सीट पर शायद उनके मुरीदैन बैठे हुए थे।
जो गाड़ी रुकते ही तेजी से बाहर निकले और फ्रंट पर मौजूद उन बुजुर्ग हस्ती के लिए गाड़ी की खिड़की उन्होंने खोल दी और वहां पर मौजूद तमाम लोग उस बुजुर्ग हस्ती से बड़े अदब से झुककर सलाम दुआ करने लगे। सब उनका बहुत ज्यादा अदब कर रहे थे और झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे थे। तभी नासिर जो कब्रिस्तान के गेट पर ही खड़ा था, उसने भी उन बुजुर्ग को मौतबाना सलाम पेश कर दिया और बेइख्तियार उन बुजुर्ग के हमरा ही कब्रिस्तान के अंदर चल दिया। उनका कोई मुरीद उन बुजुर्ग को यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि उस मुरीद का कोई अजीज इसी कब्रिस्तान में दफन था और इन्हें उसकी कब्र पर फातिहा खानी करनी थी। नासिर तमाम अरसे में उनके साथ ही रहा। मतलूबा कब्र पर फातिहा करने के बाद उस पर फूल रखे गए। फिर बुजुर्ग ने सारे कब्रिस्तान वालों की बख्शिश के लिए दुआ भी फरमाई। जब वो लोग वापस लौटने लगे तो नासिर ने आगे बढ़कर उन बुजुर्ग से बड़ी आजिजी के साथ अपनी इल्तिजा उनके सामने पेश कर दी कि हजरत, मेरी एक जवान बहन है, कल से उस पर किसी आसेफ ज़दा किसी रूहानी मखलूक का साया आन पड़ा है। इस वक्त वो सामने कब्रिस्तान में ही बैठी हुई है। हम सब घर वाले कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान है हजरत, खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, कोई दम ही कर दीजिए हमारी बहन पर ताकि हमारी बहन ठीक हो जाए। नासिर की बात सुनकर उन बुजुर्ग ने फरमाया, ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, किसी बोतल वगैरह में पानी भरकर हमारे पास लेकर आ जाओ। मैं दम कर देता हूँ पानी पर, तुम इस पानी को ले जाकर उसके चेहरे पर छिड़क देना। आसेफ जाता रहेगा और उसके बाद उसे हमारे आस्ताने पर ले आना बेटा। कल तो नहीं लेकिन परसों तुम हमारे आस्ताने पर आ जाना, क्योंकि कल तो हम आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे बेटा, और इंशाल्लाह एक बार वो वहाँ आ गई तो आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है हजरत, नासिर ने सादतमंदी से कहा और गेट पर पहुंचकर पानी की बोतल को भरकर लेकर आ गया। बाबा जी पानी दम करा हुआ देखकर नासिर को वहां से चले गए और उसी आशना में जैसे ही बाबा जी वहां से गए तो साहिल टैक्सी लेकर कब्रिस्तान के गेट पर आ पहुंचा। नासिर ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद साहिल, एक बाबा जी कब्रिस्तान के अंदर आए थे, मैंने अमतल के लिए उनसे पानी पर दम करवा लिया है और तुम देखना, मुझे इतना यकीन जरूर है कि मेरी अमतल अब जरूर ठीक हो जाएगी। और उन बाबा जी ने, उन हजरत ने ही कहा है कि इस दम पड़े हुए पानी को छींटते ही तुम्हारी बहन अमतल होश में आ जाएगी। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि परसों उसे हमारे आस्ताने पर ले आना, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साहिल भी नासिर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और अब वो दोनों तेजी से एक सिमत की जानिब बढ़े जा रहे थे कब्रिस्तान में। ये उसी जानिब जा रहे थे जहाँ कुछ देर पहले नासिर अमतल को छोड़कर आया था। तभी इन दोनों को वो दूर से ही बैठी हुई दिखाई देने लगी। वो दो कब्रों का फासला छोड़कर दूर ही रुक गए। बेबसी से नासिर और साहिल ने एक दूसरे को देखा। फिर साहिल के दिमाग में अचानक से ख्याल आया। उसने नासिर से वो दम करे हुए पानी की बोतल ली और उसे पकड़कर खोल दी और आहिस्तगी से आगे बढ़कर जोर से पानी अमतल की पुश्त पर उछाल दिया और साथ ही वापस पलट गया। मगर इस हड़बड़ाहट में पलटते हुए वो अचानक से गिर गया और उसके बाद वो संभल कर तेजी से वापस उठा। उधर पानी का कुछ हिस्सा जैसे ही अमतल की पुश्त पर गिरा हुआ था तो उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। ओहो, उसके होंठ, उसकी दाढ़ी, उसके चेहरे का तमाम हिस्सा ताज़ा खून से लबालब हो रहा था और खून के कतरे उसके मुंह से नीचे की ओर टपक रहे थे। बाईं कलाई से कमीज का बाजू वाला हिस्सा फटकर नीचे लटक रहा था। कलाई की बड़ी शरीयान से ऐसे खून टपक रहा था जैसे उसे तेज धार आले से काटा गया हो। जब अमतल ने पानी पड़ते ही पीछे की तरफ झांका तो उसके मुंह से दर्दनाक आह भी निकली थी और उसके बाद वो कमर के बल पीछे गिरकर बेसुध हो गई। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।